31 जनवरी 2013 डाउनटाउन लॉस एंजलिस। 21 साल की कनेडियन स्टूडेंट एलिजा लैम 28 जनवरी को सेसिल होटल में चेक इन करती है। एलिजा एक कमरा बुक करती है जो कि एक शेयर्ड रूम होता है, पर 2 दिन बाद ही उस रूम में रहने वाले गेस्ट मैनेजमेंट को शिकायत करते हैं कि वो एलिजा के साथ नहीं रहना चाहते। इसलिए होटल मैनेजमेंट एलिजा को एक प्राइवेट रूम असाइन कर देते हैं। पर 2 ही दिन बाद एलिजा उस होटल और रूम से अचानक गायब हो जाती है। उसके माता पिता उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं पर उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। एलिजा को आखिरी बार इस लिफ्ट की वीडियो में देखा गया था, जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि एलिजा बहुत घबराई हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका कोई पीछा कर रहा हो और वो उससे बचने की कोशिश कर रही है। लगभग 20 दिन तक एलिजा की खोज चलती रहती है, पर फिर भी उसका कुछ भी पता नहीं चलता। एलिजा के गायब होने के लगभग 20 दिन बाद 19 फरवरी 2013 को होटल मैनेजमेंट को एक रूम से शिकायत आती है कि उनके बाथरूम में पानी काले रंग का आ रहा है और उसमें से अजीब सी बदबू आ रही है। होटल की मैनेजर एमी प्राइम प्लम्बर सैंटियागो लोपेस को पाइपलाइन को चेक करने के लिए कहती है। लोपेस पूरी पाइपलाइन को चेक करता है लेकिन उसे कहीं भी ब्लॉकेज नहीं मिलती। लोपेस को लगता है कि पानी की टंकी के आउटलेट में कोई प्रॉब्लम है। वो सीढ़ियों से ऊपर जाता है और होटल की छत पर रखी 4 टंकियों में से एक का ढक्कन खोलता है। लोपेस जैसे ही उसमें झांकता है उसकी चीख निकल जाती है। एक जवान लड़की की बिना कपड़ों की बॉडी उसमें तैर रही होती है। ये बॉडी किसी और की नहीं बल्कि एलिजा की ही थी, जो अब इस दुनिया में नहीं थी। After the gruesome discovery of a woman's body inside one of the rooftop tanks that may have been there for as long as 2.5 weeks. This is what it looks like at the Cecil Hotel in LA. You can see officials surrounding a water tank. When a worker went to investigate, he found the body inside. Don't know how this woman died or if this is foul play, and those answers may take. The coroner now has it. So at this point, it's a coroner's case until the person's identified and we know the cause of death. एलिजा लैम ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी जो हांगकांग के इमिग्रेंट्स डेविड और येना लैम की बेटी थी। एलिजा एक खुशहाल जिंदगी जी रही थी और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, तब तक जब तक कि उसने कैलिफोर्निया घूमने का प्लान नहीं बनाया था। एलिजा को घूमने का बहुत शौक था और इसी शौक में एक दिन वो अपने पेरेंट्स से कैलिफोर्निया घूमने की इजाज़त मांगती है। पहले तो उसकी माँ साफ तौर पर मना कर देती है, पर एलिजा के बहुत ज़्यादा जिद करने के बाद वो मान जाती है। और क्योंकि एलिजा के पेरेंट्स उसकी बहुत चिंता करते थे, उन्होंने इस शर्त के साथ उसे जाने की इजाज़त दे दी कि एलिजा जहाँ भी रुकेगी वहाँ से डेली उन्हें अपडेट देती रहेगी, उन्हें वीडियो कॉल करके सब कुछ दिखाएगी so that they can understand she is safe or not। कैलिफोर्निया की ट्रिप पे एलिजा इंटरसिटी बसों में एमट्रैक घूमती है। वो सैन डियागो जू भी विजिट करती है, जहाँ की फोटोज वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पोस्ट करती है। और 2 दिन बाद वो सेसिल होटल में चेक इन करती है, जो डाउनटाउन में स्किड रो के पास था। सेसिल होटल, जिसे 1924 में 3 होटलर्स ने बनाया था, विलियम बैंक्स टर्नर, चार्ल्स एल और रॉबर्ट एच स्कॉप्स। इस होटल का इतिहास बहुत ही खराब रहा है। 1931 में एक गेस्ट डब्ल्यू के नॉर्टन पॉइजन कैप्सूल कंज्यूम करके अपनी जान गंवा देता है। इस होटल में 1940s और 1950s में और ज़्यादा सुसाइड्स होते हैं। 2008 के एक इंटरव्यू में सेसिल होटल के पड़ोस में रहने वाले लोगों ने इस होटल को द सुसाइड प्लेस कह के पुकारा, जो सोशल मीडिया पर एक पॉपुलर नाम बन गया था। दरअसल सेसिल होटल ऐसे एरिया में था जहां ज्यादातर ऐसे लोग रहते थे जो फाइनेंशियली वीक और होमलेस थे, और इसकी वजह से वो एरिया इनलीगल एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा एक्टिव था। बिकॉज ऑफ दीज कॉन्ट्रोवर्सीज ये होटल और होटल्स की तुलना में सस्ता था, इसलिए एलिजा ने इसी होटल में रुकना सही समझा। एलिजा अपने पेरेंट्स से डेली कॉन्टेक्ट कर रही थी जो कि ब्रिटिश कोलंबिया में थे। पर 31 जनवरी 2013 जिस दिन एलिजा होटल से चेकआउट करने वाली थी और वहां से निकलकर वो सेंटा क्रूज घूमने जाने वाली थी, उस दिन लैम के पेरेंट्स को उसकी तरफ से कोई भी कॉल नहीं जाती है और ना ही वो अपने पेरेंट्स की किसी कॉल का रिप्लाई करती है। जब एलिजा के पेरेंट्स 3-4 घंटों तक किसी भी तरह से एलिजा से कांटेक्ट नहीं कर पाते, तो वो लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट LAPD से कांटेक्ट करते हैं और उन्हें एक मिसिंग रिपोर्ट लिखवाते हैं। लैम फैमिली तुरंत लॉस एंजलिस के लिए रवाना हो जाती है। लॉस एंजलिस पुलिस होटल पहुंचती है और वहां पूछताछ करना शुरू करती है। होटल स्टाफ जिसने आखिरी बार एलिजा को देखा था, उसने बताया कि एलिजा अकेली थी। होटल के बाहर एक बुक स्टोर, द लास्ट बुक स्टोर की मैनेजर आखिरी महिला थी जिन्होंने उस दिन आखिरी बार एलिजा को देखा था।
उन्होंने बताया कि एलिजा बहुत ही खुश, मिलनसार और लाइवली लड़की थी। जब वो उनकी दुकान में फैमिली के लिए गिफ्ट्स लेने आई थी, वो ऑर्फन से पूछ रही थी कि उसे कौन सी बुक लेनी चाहिए, कौन सी बुक्स कम हैवी होंगी, क्योंकि उसे काफ़ी ट्रैवल करना था। What book she was getting and whether or not what she was getting would be too heavy for her to carry around as she traveled or take home with her. और बुक्स लेकर वो उनके पास से चली जाती है। इसके अलावा ऑर्फन के पास एलिजा के बारे में और कोई जानकारी नहीं होती। पुलिस होटल में सर्च करना शुरू करती है, जैसा कि उन्हें लीगली करना चाहिए। पुलिस लैम के रूम को चेक करती है और डॉग्स को सर्च के लिए पूरी बिल्डिंग में छोड़ दिया जाता है, पर डॉग्स भी उसकी महक नहीं ढूंढ पाते। पुलिस होटल के सारे रूम्स नहीं चेक कर सकती थी, क्योंकि इसके लिए प्रोबेबल कॉज की जरूरत पड़ती। प्रोबेबल कॉज यूनाइटेड स्टेट्स क्रिमिनल लॉ में एक टर्म है, जिसके अंतर्गत अथॉरिटीज को सस्पेक्टेड क्रिमिनल को अरेस्ट करने के लिए और सर्च वारंट इशू करने के लिए अथॉरिटी दी जाती है। और ये प्रोबेबल कॉज पुलिस तभी क्लेम कर सकती है जब ये प्रूफ हो जाए कि कोई क्राइम हुआ है। पर एलिजा के केस में अभी तक ये प्रूफ नहीं हुआ था कि एलिजा के साथ कोई क्राइम हुआ है। February 6 एलिजा के गायब होने के एक हफ्ते बाद LAPD डिसाइड करती है कि वो एलिजा की फोटोज ऑनलाइन और ऑफलाइन पोस्ट करेगी। अगर किसी ने उसे देखा होगा या वो किसी को कहीं दिखेगी तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। पुलिस के ये स्टेप उठाने की वजह से अब केस पब्लिक अटेंशन में आ चुका था। 13 फरवरी मतलब कि एलिजा के गायब होने के 2 हफ्ते बाद तक एलिजा का कुछ भी पता नहीं चलता है। अब LAPD एक वीडियो रिलीज करती है जो होटल की लिफ्ट के वीडियो सर्विलेंस कैमरा से लिया गया था। 1.5 मिनट की इस वीडियो में एलिजा अकेली होती है और कुछ अजीब सी हरकतें करती हुई नजर आती है। वो लिफ्ट के सारे बटन से एक साथ प्रेस कर रही होती है। वो हॉलवे में झांकती है और एलिवेटर से बाहर निकल जाती है, क्योंकि एलिवेटर का गेट खुला हुआ रहता है। वो फिर लौटकर वापस आती है और उसके आने के बाद भी लिफ्ट का दरवाज़ा बंद नहीं होता, तो अंत में वो बाहर चली जाती है। उसके जाने के बाद गेट बंद हो जाता है। ये वीडियो रिलीज होने के बाद वर्ल्ड वाइड वायरल हो जाता है और सबका अटेंशन अपनी तरफ खींच लेता है, क्योंकि एलिजा के अजीबोगरीब बिहेवियर की वजह से लोगों को ये बहुत अनसेटलिंग लगता है। ये वीडियो इंटरनेट पर खूब रीपोस्ट किया जाता है। इस वीडियो को चाइनीज वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म यूकू पे 3 मिलियन व्यूज और 40,000 कमेंट्स मिलते हैं, वो भी सिर्फ 10 दिन के अंदर। एलिजा को ढूंढने की इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है। इसी दौरान होटल में कुछ गेस्ट कंप्लेन करना शुरू करते हैं कि उनका वाटर प्रेशर लो आ रहा है, और कुछ ही देर बाद कुछ और गेस्ट ये बताते हैं उनके पानी का कलर ब्लैक और उसका टेस्ट कुछ अनयूजुअल सा आ रहा है। 19 फरवरी की सुबह सैंटियागो लोपेस 1000 गैलन के टैंक में, जो कुछ रूम्स और किचन से कनेक्टेड था, उसका हैच खोलता है। लोपेस जैसे ही टैंक का हैच खोलता है, वो देखता है कि एलिजा का चेहरा ऊपर की तरफ है और वो उस वाटर टैंक के पानी में तैर रही होती है। क्योंकि एलिजा की बॉडी को बाहर निकालना मुश्किल था, टैंक को पूरी तरह से सुखाकर टैंक को काटना पड़ा, फिर जाकर बॉडी बाहर निकाली गई। अब बहुत सारे सवाल मेरे, आपके और पुलिस के मन में पैदा होना शुरू हो चुके थे। आखिर एलिजा छत तक पहुंची कैसे? क्या किसी ने एलिजा की हत्या करके उसे टैंक में डाल दिया था? होटल की छत पे जाने का जो रास्ता था उस पे लॉक लगा हुआ था, तो आखिर एलिजा को ऊपर तक ले आया कैसे गया? और आखिर एलिजा की बॉडी, जिसे निकालने के लिए टैंक को काटना पड़ा था, वो आखिर टैंक में गई कैसे? ऐसे ना जाने कितने सवाल पुलिस और एलिजा के माता पिता के सामने थे, जिनके जवाब जानकर उनके होश उड़ने वाले थे। 21 फरवरी को लॉस एंजलिस कॉर्नर्स ऑफिस एक एक्सीडेंटल ड्रेनिंग का नाम देके अपनी रिपोर्ट दे देती है। एलिजा की बॉडी पे वही कपड़े मिलते हैं जो कपड़े उसने उस लिफ्ट वाली वीडियो में पहन रखे थे। एलिजा की बॉडी लगभग आधी डिकम्पोज हो चुकी थी। उसकी बॉडी पर किसी भी तरह का असॉल्ट नहीं हुआ था, ना ही किसी फिजिकल ट्रॉमा के निशान थे, और ना ही ये कोई सुसाइड था। तो आखिर ऐसा हुआ क्या था जिसकी वजह से एलिजा को अपनी जान गंवानी पड़ी? टॉक्सिकोलॉजी टेस्ट से ये पता चला कि एलिजा एक प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन यूज करती थी, जिनमें से कुछ पेन किलर्स भी थी। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि एलिजा अंडर मेडिकेशन थी और उसने अपनी दवा लेना बंद कर दिया था। 2010 के बीच में एलिजा ने एक ब्लॉग लिखना शुरू किया था, जिसमें वो मॉडल्स और उनके फैशनेबल क्लॉथ्स के पिक्चर्स डालती थी, जिसके साथ वो अपनी लड़ाई के बारे में भी लिखती थी, जो कि वो अपने मेंटल इलनेस के साथ लड़ रही थी। जनवरी 2012 में एलिजा ने अपने ब्लॉग में लिखा कि उसे स्कूल अटेंड करने में परेशानी हो रही है। उसे अक्सर डायरेक्शनलेस और लॉस्ट सा फील होता है। उसने उस ब्लॉग का टाइटल "You're always haunted by the idea that you're wasting your life" इसका मतलब था उसे हमेशा ये ख्याल सताता था कि वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है।
पर इस तरह की बातें लिखने के बाद उसे लगा कि वो प्रॉब्लम में फंस सकती है। उसे लगा कि अगर ये ब्लॉग किसी ने पढ़ लिया तो उसे कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। एलिजा के चेकअप करवाने पे वो बाइपोलर डिसऑर्डर और डिप्रेशन का शिकार मिली। मेंटल इश्यूज के लिए उसकी बहुत सारी दवाएं शुरू हो। एलिजा के पेरेंट्स के हिसाब से उन्होंने एलिजा की इस बीमारी के बारे में किसी से नहीं बताया था। एलिजा लैम के साथ पहले भी अपने आप को कुछ कर लेने की घटनाएं हो चुकी थी। एक रिपोर्ट के हिसाब से एलिजा कुछ दिनों के लिए अपने घर से गायब भी हो चुकी थी। एलिजा कई बार अपनी दवाएं लेना बंद कर चुकी थी, जिसकी वजह से उसे हेलुसिनेशंस होते थे, जिससे वो अपने बेड के नीचे छिप जाती थी। इन सब घटनाक्रमों में वो एक बार हॉस्पिटलाइज भी हो चुकी थी। सेसिल होटल में जब एलिजा ने चेक इन किया था तो वो 2 और लोगों के साथ रूम शेयर कर रही थी। जब उन्होंने एलिजा की शिकायत मैनेजमेंट से करी तो उन्होंने बताया कि जब वो रूम से बाहर जाते थे तो वो कमरे को अंदर से बंद कर लेती थी। कभी कभी वो उनके लिए कुछ नोट्स छोड़ के जाती थी जिनमें गो होम लिखा रहता था। इन सारी इन्वेस्टिगेशंस को करने के बाद पुलिस ने अपनी फाइनल रिपोर्ट दे दी। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि ये एक एक्सीडेंटल डेथ थी। रिपोर्ट में पुलिस ने बताया कि एलिजा वॉज सफरिंग फ्रॉम मेंटल इलनेस, जिसमें उसे हेलुसिनेशंस होते थे कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उस दिन लिफ्ट में भी ऐसा ही हुआ था। एलिजा को लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है, जिससे पहले तो वो लिफ्ट में छिपने की कोशिश करती है और फिर उससे बचते बचते वो छत तक पहुंच जाती है और अपने आप को बचाने के लिए वो उस टैंक में छिप जाने का सोचती है, पर वो कभी वापस लौट के नहीं निकल पाती। पुलिस की इस फाइनल रिपोर्ट के बाद भी बहुत से सवालों का जवाब नहीं मिल पाया था। जब सीढ़ी और बाकी के छत पे जाने के दरवाजे बंद थे तो आखिर एलिजा ऊपर तक पहुंची कैसे? टैंकों की ऊंचाई बहुत ज्यादा थी, उन पे चढ़ने के लिए प्लम्बर को सीढ़ियों का यूज करना पड़ा था। तो आखिर एलिजा टैंक पे चढ़ी कैसे? ऐसे बहुत से और भी सवाल थे जिन सवालों का जवाब पुलिस ने जाने बिना इस केस को क्लोज कर दिया। पर सच तो ये है कि इन सवालों के जवाब के साथ एलिजा भी इस दुनिया में नहीं है। अगर आपको एलिजा की दास्तान अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ऐसी ही और कहानियां लेके आपके पास आता रहूंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।